खुर्शीद साहब, मेरे यहाँ के उस्ताद और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी की बात है कि मुझे आज आपके बीच कुछ बातें कहने का मौका मिल रहा है और इसमें खुर्शीद साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने अपने स्कूल में मुझे ये मौका दिया। मैं अपनी बात का आगाज एक शेर से करूं, अपनी बात की शुरुआत। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और उसी में अगर थोड़ा सा उसको बदला जाए कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो बच्चों। तो अभी आप बच्चे हैं और कल आप बड़े होंगे। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मुझे बताया गया है कि इसमें 9th और 10th के और किस क्लास के बच्चे हैं? 11। और इस क्लास में, इस उम्र में काफी कुछ समझदारी पैदा हो जाती है, बच्चे समझदार हो जाते हैं। लेकिन उनको जिस लिहाज से समझदार होना चाहिए कि मुझे आगे क्या करना है, आगे क्या बनना है, मैं इस स्कूल में रोज सुबह क्यों भेजा जाता हूँ? सवाल होता है कि हम क्यों भेजे जाते हैं। हमारे यहाँ बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, हमारे माँ बाप रोज हमें इस स्कूल में भेज रहे हैं और हम उनके भेजने से यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक सवाल पैदा होता है कि इसकी क्या जरूरत है। एक सुबह से कभी 10 बजे से, कभी 8 बजे से 2 बजे तक, शाम 4 बजे तक एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहना, ऐसे वातावरण में रहना, ऐसे माहौल में रहना जहाँ सिर्फ शिक्षा की, पढ़ाई की, तालीम की बात हो रही हो। ये हमारे साथ घर पर आधा 1 घंटा भी हो सकता था। हमें पूरे ड्रेस के साथ पैसा लगा करके, किताबें दे करके यहाँ क्यों भेजा जाए? और हमारे माँ बाप, हमारे माता पिता, हमारे वालिदैन क्यों इतनी हमारे साथ सख्ती कर रहे हैं? अगर इस बात को हम समझ जाएं तो फिर सारा मामला आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। और यही सही उम्र है इस चीज को समझने की। 14 साल से पहले 12 साल तक अगर हम 12 साल 14 साल तक अगर हम ये बात समझ गए कि हमें क्यों 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा स्कूलों में रखा जाता है, तो फिर हमारे आगे की जिंदगी, हमारे आगे का जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। आप उस मिसाल को कुछ इस तरह समझिए कि आपने बहुत से बीज देखे होंगे और उस ऐसे तो वो कुछ नहीं है बीज, चाहे वो चने का हो, मटर का हो, किसी भी चीज का हो। अगर आप उसे कोई ऐसे फेंक दे, इधर उधर फेंक दे, तो वो कुछ नहीं बनता। लेकिन अगर उसको उसकी सही जगह रख दिया जाए, उसको किसी मिट्टी में डाल दिया जाए, किसी खेत में रख दिया जाए, उसकी सही देखभाल की जाए और उसमें बराबर पानी डाला जाए, तो वो कितना बड़ा पेड़ बनता है। कितने लोगों को वो साया देता है, कितने लोगों को वो फल देता है, कितने लोगों को वो खाना पीना देता है। आप इसके बारे में सोच नहीं सकते। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो 50 साल तक, 100 साल तक या उससे ज्यादा रहते हैं, लोग फायदा उठाते हैं। कुछ छोटे छोटे सब्जियां, कुछ चीजें वक्ती भी होती हैं जो 1 साल के लिए हर साल बोई जाती है और उसमें लोग सालों तक उसको स्टोर करके खाते हैं। लेकिन जब आप गेहूं के एक दाने को देखते हैं या किसी चीज को एक दाने को देखते हैं तो उस वक्त उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो हम अपने आप को जो इस उम्र में है, 10 साल के, 12 साल के, 8 साल के, 13 साल के, हम अभी एक बीज की तरह हैं और हमारे अंदर उस ऊपर वाले ने, उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने जिसने हमें बनाया है, जिस तरह से उस बीज के अंदर उसने न जाने क्या क्या डाल रखा है, उस तरह से हमारे अंदर उसने न जाने क्या क्या डाल रखा है, हमें अभी मालूम नहीं।
और यही मालूम करने की एज है, यही प्रोसेस है जो आप स्कूल में अपने घंटों को बिता रहे हैं। यहाँ आपकी एक तरह से खेती हो रही है। जिस तरह से मैंने मिसाल दिया कि उसको अगर कहीं अच्छी जगह डाल दिया जाए, मैंने पहले ये बात कही थी कि आप क्यों आते हैं, ये सवाल होता है कि मुझे क्यों यहाँ भेजा जाता है। तो आप एक बीज की तरह हैं। अगर इस बीज को कहीं इधर उधर स्कूल में ना भेजा जाए, यानी एक बीज को उसके खेत में, उसके गमले में या उस जगह ना लगाया जाए जहां वो अपने सही रूप में आकार ले सके, सही शेप ले सके, अपने साथ साथ दूसरों को भी फायदा पहुंचा सके, तो वो बीज बेकार हो जाएगा। उस बीज के साथ नाइंसाफी होगी, अन्याय होगा। अगर उस बीज की सही से देखभाल ना की गई तो ये अन्याय होगा कि वो बीज तो न जाने दुनिया को क्या क्या दे सकता था, लोगों को क्या क्या दे सकता था। तो इसी तरह से हम जिसको ऊपर वाले ने इंसान बना के पैदा किया, मानव बना के पैदा किया, मनुष्य बना के पैदा किया, इसी तरह से जो लोग हमारी देखभाल कर रहे हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे टीचर्स हैं, उनको ठीक उसी तरह उसकी जिस तरह से किसान एक बीज की देखभाल करता है उनको करना चाहिए। और जिनकी देखभाल हो रही उनको भी समझना चाहिए कि मुझको एक दिन बड़ा होना और मुझको इसी तरह से अपने आप को खत्म नहीं कर देना, मुझको कुछ बनना है। मेरे घर वालों की, मेरे माँ बाप की, मेरे समाज की, मेरे देश की मुझसे कुछ उम्मीदें हैं, कुछ आशाएं हैं जिसको मुझे पूरी करनी। तो जब ये एहसास आपके अंदर होगा तो इस स्कूल में जो तो 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा आप बिता रहे हैं, यहाँ आपका मन लगेगा। और यहाँ जब आपको अच्छी तरह सींचा जाएगा, जब आपको वो सारे इन्वायरमेंट दिए जाएंगे जिस तरह से एक बीज को उसके खेत में दिए जाते हैं, तो आप भी डेवलप करेंगे। और आप में से ही कल, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद कोई कहीं ना कहीं इस समाज में होगा, कोई डॉक्टर की कुर्सी पे बैठा होगा, कोई इंजीनियर की कुर्सी पे बैठा होगा, कोई अधिकारी की कुर्सी पे बैठा होगा, कोई वकील की कुर्सी पर बैठा होगा, वो कहीं ना कहीं होगा। इस तरह से आप पीछे 15-20 साल चले जाइए तो जो लोग आज हैं, कई एसपी हैं, डीएम हैं, अधिकारी हैं, या समाज में जिस जहां भी हैं वो टीचर हैं, तो वो कल भी आज 10 साल पहले, 20 साल पहले हमारे आपकी तरह इसी स्कूल में कहीं पढ़ रहे थे। मैं भी इसी तरह कहीं पढ़ रहा था। तो अगर उन्होंने उस दौरान अपने आप को समझ लिया, उस पीरियड में, कि मुझे क्या करना है और क्या बनना है, तो वो लोगों को भी फायदा पहुंचा रहे हैं, अपने घर को भी, अपने समाज को भी, अपने देश को भी एक नया रूप दे रहे हैं, एक नई दिशा दे रहे हैं और एक अच्छा समाज बनता है। लेकिन अगर वही ज्यादा बीज खराब निकल जाए, अगर 100 बीज में से हमने 1-2 बीज ही लगाए और 98 या 70-80 बीजों को हमने खराब कर दिया, तो बताइए समाज का काम कैसे चलेगा? किसी को खाना पानी मिलेगा? किसी को फल मिलेगा? किसी को गेहूं या चावल खाने को मिलेगा? क्या होगा? ये समाज में भूखमरी हो जाएगी, लोग खाने के लिए तड़प जाएंगे, क्योंकि हमने बीज की देखभाल ठीक से की नहीं, खेती हमारी खराब हो गई। इसी तरह से आप जब देखते हैं कि समाज में भ्रष्टाचार, क्राइम, गुंडे और बदमाश ज्यादा हैं, या ऐसे लोग हैं जो लोगों को अपनी कुर्सियों पर बैठे लूट रहे हैं, ऐसे डॉक्टर हैं जो लोगों की किडनियों का सौदा कर रहे हैं, लोगों को बिला वजह की महंगी दवाई दे रहे हैं, कुछ अपने अपने जहां लोग बैठे हैं गलत कर रहे हैं, तो उसका सीधा मतलब ये कि उन लोगों की जब वो बीज की शक्ल में थे, जब आपकी शक्ल में थे, तो उनकी देखभाल ठीक से नहीं की गई। तो जिसकी वजह से, जिस तरह से बीज की देखभाल नहीं होती तो समाज में भुखमरी हो जाती है, इसी तरह से समाज, मानव का जो समाज है, इंसानों का समाज है, वो खराब हो जाता है। वहाँ खराब लोग ज्यादा पैदा होते हैं, वहाँ कांटेदार पेड़ ज्यादा होते हैं, झाड़ झंखाड़ होते हैं जो लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, जिनसे लोगों को नुकसान पहुंचता है। तो जब समाज में इस तरह के लोग, उनकी सही तरबियत नहीं होती, उनकी सही देखभाल नहीं होती, जब वो आगे आते हैं तो वो गलत काम करते हैं, तो समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता है, क्राइम बढ़ता है, दंगे होते हैं, नफरतें बढ़ती हैं, गलत चीजें बढ़ती हैं, जिससे हम सब परेशान होते हैं। अगर 2-4 लोग अच्छे हैं तो वो भी परेशान होंगे। और आप इस एज में बात जी रहे हैं
जो इंफॉर्मेशन का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, मोबाइल का दौर है। आज से 25-30 साल पहले ये कंडीशन नहीं थी। आज बहुत तेजी से सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है और आज के बच्चे, आज से 20 साल वाले पहले जो बच्चे थे उनसे कहीं ज्यादा समझदार हैं। आज एक बड़ा आदमी मोबाइल नहीं चला सकता, लेकिन एक 5-6 साल का बच्चा वो जानता है कि मुझे मोबाइल कैसे चलाना है। उसको दे दीजिए, वो सारे उसके जो फीचर्स हैं वो यूज कर लेगा अपने काम में। इन चीजों से जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, आप जान रहे हैं इस एज में भी कि इस समाज में, इस संसार में, इस दुनिया में कितनी खराबी है। और ये खराबी दूर कैसे होगी जब आज अगर यहाँ 50 या 60 बच्चे बच्चियां हैं, जब ये अपने आप को ये तय कर लें कि मुझे उन खराब लोगों नहीं, मुझे अच्छा बीज बनना है, मुझे कांटेदार पेड़ नहीं, कांटेदार वृक्ष नहीं, मुझे फलदार वृक्ष बनना है, मुझे बड़ा होकर सायादार वृक्ष बनना है, तो पूरे समाज में साया होगा, धूप नहीं होगी। और जहां धूप नहीं होती तो बहुत आराम से लोग रहते हैं, और धूप से और कांटेदार पेड़ों से लोग परेशान होते हैं। तो जब अगर आज 50 लोगों ने ये तय कर लिया तो कम से कम 50 पेड़ तो अच्छे होंगे और 50 से फायदा होगा। तो इसी तरह से ये पूरी जो एज आपकी है, जब तक आप स्कूल में रहेंगे आपकी सिंचाई हो रही है, आपको आपकी सही तरबियत हो रही है, आपका सही मार्गदर्शन हो रहा है, ताकि आप समाज में एक कांटेदार वृक्ष ना बन के एक फलदार और एक सायेदार वृक्ष बने। अगर एक घर में एक सायेदार और एक फलदार वृक्ष होता है तो अपने घर वालों को भी वो फायदा पहुंचाता है। माँ बाप की, माता पिता की ये सबसे बड़ी इच्छा और तमन्ना होती है कि उनके बेटे, उनकी बेटियां बड़े होंगे उनके लिए एक सायेदार पेड़ का काम करें, जो अभी वो धूप में दौड़ रहे हैं ताकि एक उम्र में उनके साय में वो बैठ के आराम कर सके। आपके माँ बाप आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। कहां कहां कितनी मेहनतें वो कर रहे हैं, कितनी धूप में दौड़ धूप कर रहे हैं, किस ठंड में निकलते हैं, किस गर्मी में निकलते हैं, जब निकलने की किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से निकलते हैं कि अगर मैं नहीं निकलूंगा तो मैं अपने बेटे की स्कूल की फीस कैसे दूंगा, मैं अपने बेटे को या बेटी को एक अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ाऊंगा, मैं उसको एक अच्छी किताब कैसे दूंगा, मैं उसको अच्छा जीवन, अच्छी जिंदगी कैसे दूंगा। सिर्फ इसलिए एक बाप, एक माँ सुबह से शाम तक मेहनत करती है। बच्चों के पैदा हो जाने के बाद उनकी सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए होती है। इस बात का इस एज में हमें एहसास नहीं होता, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, जो देख रहे होते हैं, उनको इस बात का एहसास होता है कि उसी तरह हम भी कल माँ बाप हैं। और अगर इस बात को इस दौर में, इस उम्र में हम समझ जाएंगे तो हमारे माँ बाप भी आराम उठाएंगे, हम भी उठाएंगे, हमारा देश, हमारा समाज भी हमसे फायदा उठाएगा। तो इस एज में जितना आप इस चीज को समझ जाएं और सिर्फ अपनी शिक्षा और अपने तालीम पर, अपनी एजुकेशन पे अपने आप को अगर आप फोकस कर दें, क्योंकि आपके माँ बाप सिर्फ इसीलिए आपको 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे इस माहौल में रखना चाहते हैं। वो चाहते तो घर किसी को ट्यूशन लगा देते और सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाता है, इससे कम पैसे में, लेकिन उसके लिए एक माहौल की जरूरत होती है, एक वातावरण की जरूरत होती है, जो हमें इस तरह के स्कूलों में मिलता है, शिक्षा संस्थानों में मिलता है। तो यहाँ आकर पढ़ना, यहाँ सारी चीजों को सीखना, एक साथ रहना, समूह में रहना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, अपने गुरु की, अपने उस्ताद की, अपने टीचर्स की इज्जत करना, उनसे सीखना, ये चीज आपको 1 घंटे में एक ट्यूशन पढ़ के घर पे नहीं मिल सकती। तो इस माहौल में रह के जब अपने आप को आप निखारेंगे, अगर यही इस स्कूल में पढ़ने वाले 600-800 बच्चे, इसी तरह दूसरे स्कूल के बच्चे जो कल का भविष्य है, जिन पे कल देश की आधारशिला रखी जाने वाली है, अगर वो अपने आप को सही कर दें, तो इसी तरह ये 1000, 10,000 या 1 लाख या जितने बच्चे हैं अपने आप को सही कर लें, अपनी सोच को सही कर लें, अपने आप को एक बीज समझ के एक सही अपने आप को उस रूप में निखारें, तो जिन समस्याओं पे हम बात करते हैं, जिस नफरत के बारे में हम बात करते हैं कि आज हमारे देश में नफरत बढ़ती जा रही है,
भाईचारा खत्म होता जा रहा है। तो सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। ये बच्चे जो आज एक स्कूल में मिलजुल के पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म और मजहब के हों, अगर उनके अंदर आज ये चीज पैदा हो गई कि मुझे एक साथ मिल के रहना है, दोस्त बन के रहना है, तो कल वो जहां भी जाएंगे, चाहे वो डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, आईएएस होंगे, पीसीएस होंगे, व्यापारी होंगे, बड़े बिजनेसमैन होंगे, जो भी होंगे, तो उनका यही उसूल रहेगा कि मुझे मिल के रहना है। तो आपकी जो आज की समस्याएं हैं, कल उसका निदान हो जाएगा। जिन समस्याओं को आप महसूस कर रहे हैं, जिन समस्याओं को आप देख रहे हैं, आप ही में से कोई नेता बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा। कोई अलग से तो नहीं आता, कोई एमएलए, एमपी, कोई अधिकारी, कोई ऊपर से तो बना बनाया नहीं आता, हमारे ही बीच से हो जाता है, हमारी तरह पैदा होता है, हमारी तरह स्कूलों में पढ़ता है, फिर हमारी तरह आगे बढ़ता है। तो अगर आज हमने अपने आप को, अपना एम हमने तय कर लिया, तो कल हमारे लिए आसान होगा। मैथिली शरण गुप्त की एक लाइन है कि शिक्षा तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी की हित बनी। कि जब आप इस पढ़ाई को सिर्फ कमाई से जोड़ देंगे, बाकी चीज को इससे अलग कर देंगे, तो एक इंसान एक शैतान हो जाता है, एक दाना हो जाता है। क्योंकि ये जो शिक्षा है, इसका मकसद मैंने अभी आपको जो बताया, इसका उद्देश्य बताया कि हमें ये समाज के लिए फायदेमंद बनाना, ताकि हम समाज को फायदा पहुंचा सकें, लाभ पहुंचा सकें। लेकिन जब पढ़ाई को सिर्फ कमाई से जोड़ दिया जाएगा, तो हम सिर्फ समाज से लाभ लेना चाहेंगे, फायदा उठाना चाहेंगे, फायदा देना नहीं चाहेंगे। जिसका असर आप समाज पे देख रहे हैं। जो लोग इस सोच के साथ पढ़ते हैं या इस सोच के साथ कोई कोर्स करते हैं, महंगी महंगी फीसें देते हैं, तो वो जब किसी जॉब में जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो उनका पहला मकसद होता है कि मुझे वो सारा पैसा कमाना है। तो जब सिर्फ पैसा कमाने पे फोकस हो जाता है, तो इंसान की इंसानियत बढ़ जाती है। तो अगर एक डॉक्टर इस सोच के साथ 5 साल वो डॉक्टर बना, उसने एक हॉस्पिटल बनाया, और उसकी सोच यही कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपने को फायदा उठाना, मुझे बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, तो मरीज उसके सामने मरता रहेगा, जब तक वो पैसा नहीं जमा करा लेगा तब तक इलाज नहीं होगा। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी समाज में एक तरह से एक मुहावरे के तौर पे डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है। वजह यही कि वो वक्ती तौर पर जो अल्लाह ताला ने, जो ईश्वर ने उसे ज्ञान दिया है, जो इल्म दिया है, उससे वो जान बचाता है। लेकिन वो तो जान लेने वाला हो गया, कहता है मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मैं इलाज ही नहीं करूंगा। और इतना उसका दिल सख्त हो जाता है कि सामने मरीज मर भी जाए तब भी वो नहीं हिलेगा। जबकि सब लोग ऐसे नहीं है, लेकिन जो इस सोच के साथ जाते हैं, ज्यादा आपको समाज में ही मिलेंगे, क्योंकि समाज में अब पढ़ाई को इसी रूप में ले जाया जा रहा है। यहां तक कि उसको छोड़िए, फिर ऑपरेशन करेगा तो आपकी किडनी का सौदा कर देगा, कब आपकी किडनी निकल गई आपको पता नहीं चला। आपको वो दवाएं महंगी देगा जो आपको जरूरत नहीं, जो आपको नुकसान पहुंचा, उसको फायदा हो रहा है। इसी तरह से किसी भी क्षेत्र में, अगर हम पत्रकार हैं तो हमें बस वही न्यूज देनी है जिससे हमको फायदा हो, हमारे चैनल को फायदा हो। समाज में चाहे उसे दंगा हो जाए, चाहे समाज में उसे नफरत हो जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन पत्रकारिता भी एक अच्छा पेशा था कि ये समाज का पिलर कहा जाता था लोकतंत्र का। तो जब शिक्षा का गलत इस्तेमाल होगा तो एक इंसान शैतान हो जाता है, एक दाना हो जाता है। तो हमें आज ये तय करना होगा कि जो ये शिक्षा हम हासिल कर रहे हैं, हम इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऊपर वाले ने हमें पैदा किया, अल्लाह ने, ईश्वर ने बनाया है, तो अगर हम सही तरीके से मेहनत करेंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे, तो हमारे रोजगार का भी इंतजाम होगा। लेकिन अब सिर्फ इसी को हम मकसद बना लेंगे तो हमारे अंदर एक दानवता पैदा हो जाएगी, जिससे बहुत ही खराब समाज एक बनेगा, बहुत ही डेंजर समाज बनेगा, बहुत ही घातक विध्वंसक समाज बनेगा, जिससे लोगों की रूह कांप जाएगी। आप इसको महसूस करते हैं, इसको देखते हैं आए दिन, आप अपने बीच में इसको डिस्कशन में भी लाते होंगे, चर्चा भी करते होंगे। आज
हमें इन सारी चीजों को सामने रखते हुए जो समस्याएं हम देख रहे हैं उनसे अपने आप को बचाते हुए हमें तय करना है कि हमें समाज में आगे बढ़ना है और समाज में अपने रोल को निभाना है, प्ले करना है। सिर्फ कमाई के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ाई और बहुत सी चीजों के लिए होती है जो मैंने पहले आपको बताया। तो इस तरीके से जब अपने आप को आगे बढ़ाएंगे आप, और फिर अपनी जो आपके अंदर चीज छुपी है, जैसे एक बीज के अंदर छुपी होती है, तो उस चीज को पहचानने की भी कोशिश करिए। ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, भगवान ने सबको एक खास बना के पैदा किया। जैसे एक बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ छुपा होता है, वैसे एक बच्चे के अंदर न जाने क्या क्या चीजें छुपी होती है। उसके अंदर एक कलाकार होता है, एक शायर होता है, एक डॉक्टर होता है, एक इंजीनियर होता है, एक लीडर होता है। समाज के सारे लोग उसके अंदर छिपे होते हैं। अब वो किस चीज को अपने अंदर से पहचानता है और उसको बाहर निकालता है और उससे अपने समाज को फायदा देता है, ये आज पहचानना पड़ेगा। पढ़ाई और कमाई के चक्कर में जब उसका रिलेशन हो गया तो ये चीज भी पीछे हो गई। आदमी सिर्फ ये देखता है कि कौन से कोर्स से हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, मुझे वही कोर्स करना है। या समाज में ज्यादा बच्चे इस रुझान की तरफ जा रहे हैं, ये नया कोर्स आया, मुझे वहीं चले जाना है। जबकि मेरे अंदर उस ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने कुछ ऐसी चीजें रखी थी कि मैं एक अच्छा पत्रकार बन सकता था, मैं एक अच्छा बोलने वाला बन सकता था, मैं एक अच्छा लेखक बन सकता था। लेकिन मैंने उन चीजों को दबा दिया सिर्फ पैसा कमाने। फिर उसमें आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता। पैसा तो आदमी कमा लेता है लेकिन उसको उलझन सी रहती है। लेकिन जब वो अपने पसंद का काम करता है तो उसको पैसा भी मिलता है और उसको सुकून भी रहता है। जब वो अपने मन के काम में जाता है, वो पैसे के पीछे नहीं जाता है। तो जब आप एक किसी चीज में परफेक्ट होंगे, अपनी सलाहियत को पहचानते हुए, तो ऊपर वाले ने जितना लिखा आपके प्रोफेशन के हिसाब से वो चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन जब हम एक भेड़ चाल चलेंगे, लोगों के पीछे भागेंगे। कभी एक दौर आया था एमबीए का। अब हमारे अंदर चाहे बिजनेसमैन छुपा हो या ना छुपा हो, स्ट्रेटजी बनाने की हमारे अंदर सलाहियत हो या ना, ऊपर वाले ने ये चीज हमारे अंदर ना रखी हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो लोग एमबीए कर रहे हैं बहुत तेजी से उनको बड़ा बड़ा पैकेज मिल रहा है। उसके पीछे एक वजह थी कि जब कंपनियां मल्टीनेशनल लेवल की कंपनियां जब आई तो उनको मैनेजर्स की जरूरत थी, तो उन्होंने ये किया कि सब एमबीए ही करना जरूरी है। अब जो एमबीए नहीं करेगा उसका भविष्य चौपट। तो माँ बाप भी उसी में ब्लैकमेल होते हैं। अब सब लोग एमबीए करने लगे। वो चाहे इंजीनियरिंग किया उसके बाद एमबीए कर रहा है, कोई कुछ और एमकॉम किया उसके बाद एमबीए कर रहा है, किसी ने एमएससी की उसके बाद एमबीए कर रहा है। वो कुछ और कर सकता था, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि एमबीए करेंगे तो हमें ज्यादा पैसा मिल जाएगा। फिर जब उनकी जरूरत पूरी होगी तो पता चला कि इतने एमबीए हो गए, अब किसी को 5000 में भी जॉब नहीं मिल रही, या उस लेवल का वो नहीं था, उसके अंदर वो सलाहियत ही नहीं थी कि वो बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाए। तो वो अगर उस फील्ड में कोर्स करने के बाद जबरदस्ती गया भी तो फेल हो गया, वहां ज्यादा अच्छा नहीं कर सका, कंपनी ने उसे हटा दिया। इसी तरह आप देखेंगे, मैं बात अपनी खत्म करूंगा, ये आपके सामने नहीं, कम से कम ये 10-15 साल पहले की बात है, जब पहले उससे पहले जब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, एक चैनल हुआ करता था, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। लेकिन उसके बाद फिर चैनलों की बाढ़ आई, प्राइवेट चैनल हो गए, फिर डिश एंटीना आया, हो सकता है आप लोगों को याद हो, फिर उसके बाद मोबाइल, ये सारी चीजें, यूट्यूब आ गई। तो उसके बाद जब बहुत से प्राइवेट चैनल हो गए और बहुत से न्यूज चैनल हो गए और 24 घंटे की न्यूज चैनल हो गए, तो अब उनको चाहिए थे पत्रकार। भाई उस 24 घंटे को चलाने के लिए आदमी चाहिए ना। तो उस वक्त ऐसा प्रोजेक्ट किया गया और खूब कॉलेजेस खुले कि हर आदमी अब वो एंकर और पत्रकार बनना चाह, भले से उसके अंदर वो चीज हो या ना हो, पत्रकारिता उसके अंदर फितरत में हो या ना हो। अब वो देख रहा है कि उसमें बड़ी चार्मिंग है, एक आदमी को सूट बूट में है, टीवी पे आ रहा है और लाखों का उसका पैकेज है। अब ये दिखा के पूंजीपतियों ने उसके बहुत से कॉलेजेस भी बनाए, लंबी लंबी फीस भी हुई, सब लोग ले लिया। पहले 100 बच्चों में से 5 ही कामयाब हो रहे हैं। क्यों? कि उन 5 लोगों में ही पत्रकार छुपा हुआ था, बाकी में पत्रकार छुपाई नहीं उनके अंदर। वो 1 पेज या 1000 वर्ड्स का वो आर्टिकल लिख ही नहीं सकते, वो 1 घंटा खड़े होकर एंकरिंग कर ही नहीं सकते। तो कोर्स करने से चीजें निखरती हैं, पैदा नहीं होती।
जो आपके अंदर जो चीज है वो कोर्स करने से निखरेगी, पैदा नहीं होगी। और अगर वो नहीं है तो फिर आप उस फील्ड में, उस क्षेत्र में पिछड़ जाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा, आप फिर दूसरा काम करेंगे। पता लगे ये तो पत्रकार थे लेकिन अब कोई और काम कर रहे तो अच्छी बात है। वो पहले समझ जाते तो उनका उतना वक्त और पैसा नुकसान नहीं होता। तो इस टाइम आपको ये भी समझने की बात है कि आपके अंदर और आपके टीचर भी इसमें मदद करें। वो बच्चों को ज्यादा अच्छी तरीके से वाच करते हैं कि एक बच्चे में क्या छिपा हुआ है, इसके अंदर क्या चीज है। अगर इसको उसकी तरफ मोटिवेट किया जाए तो ये ज्यादा तेजी से आगे बढ़ जाएगा और अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, अपने समाज के लिए भी ये ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। नहीं जरूरी कि सब लोग इंजीनियर बने, सब लोग डॉक्टर बने। ऊपर वाले ने इसके लिए पैदा ही नहीं किया कि सबको डॉक्टर बनना चाहिए, सबको इंजीनियर बनना चाहिए, सबको अधिकारी बनना चाहिए। और भी दुनिया में बहुत से काम हैं, हम पहचाने कि हमें किस काम के लिए पैदा किया गया। और सबसे अब आखिरी बात कि हम हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे, एक दिन हमें मरना, ये सब जानता है। जैसे पैदा हुए मरेंगे, तो जैसे हमारा दुनिया में इम्तिहान होता है, दुनिया में हमारी परीक्षा होती है, स्कूल में परीक्षाएं होती हैं, उसी तरह एक फाइनल परीक्षा हमसे उस हमारे पैदा करने वाले, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह, हमारा भगवान लेने वाला है। और जैसे इस परीक्षा में हम पास होने की कोशिश करते हैं, हमें उस परीक्षा में भी पास होना, उसका भी अपना सिलेबस है। बहुत से धर्म पाए जाते हैं, जैसे बहुत से स्कूल हैं, बहुत सी किताबें हैं, बहुत से सिलेबस हैं। तो आदमी देखता है कि मेरे लिए कौन सा स्कूल अच्छा है, मेरे लिए कौन सा सिलेबस अच्छा है, मेरे लिए कौन सी कोचिंग अच्छी है, तो हम उस पर जाना चाहते हैं। और कौन से एग्जाम मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा, मैं उस परीक्षा को पास कर लूंगा, तो मेरे अंदर जो ऊपर वाले ने जो सलाहियत रखी है, जो चीजें रखी है, वो उससे मैं फायदा उठा सकता हूँ। तो इसी तरीके से बहुत से धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, तो हमें बहुत ही आंखें खोल के इन चीजों को देखना और समझना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें मरना और उसके बदले में भी हमें स्वर्ग या नरक, जन्नत या जहन्नम मिलनी। तो हम ये देखें कि उस परीक्षा में जो ईश्वर हमसे मरने के बाद लेने वाला है, जो परीक्षा हम दे रहे हैं, उसके बाद जो उस पे जो रिजल्ट मिलेगा, इस दुनिया में जो हम परीक्षा देंगे वहां भी देंगे, उसका रिजल्ट मिलेगा, उस सिलेबस को भी हमें खोजना चाहिए। जब थोड़ा सा और आप बड़े हो जाएं और आपकी समझदारी हो, तो आप उस परीक्षा को भी पास करने की कोशिश करें। वही एक डर है कि ईश्वर हमें हर जगह देख रहा है। जैसे कहीं लगा होता ना कि आप कैमरे की नजर में, तो कैमरे की नजर में होता तो आदमी अपने आप को ठीक कर लेता है, कैमरा देख लेगा, हमारे टीचर देख लेंगे, हमारे प्रिंसिपल देख लेंगे। तो एक कैमरा तो ईश्वर का हर जगह लगा हुआ है, अल्लाह ताला का हर जगह लगा हुआ है, उससे कोई कहीं बच नहीं सकता। तो अगर एक स्टूडेंट में ये चीज भी पैदा हो जाए तो उससे बेहतर स्टूडेंट फिर हो ही नहीं सकता। वो कोई काम दिखावे के लिए करेगा ही नहीं। जब माँ बाप को, टीचर को देखेगा तो किताब खोल लेगा और चलेगा तो किताब बंद कर देगा। तो अगर ये समझ रहा है तो अपने साथ खिलवाड़ कर रहा है, नहीं ये जान रहा कि ईश्वर देख रहा है कि मैं धोखा दे रहा हूँ और ये धोखा मेरे लिए ही नुकसानदेह है। तो चाहे मेरे बाप देखें चाहे ना देखें, मेरे टीचर देखे चाहे ना देखें, मुझे ही किताब पढ़नी, मुझे परीक्षा पास करनी, मुझे इम्तिहान पास करना, मुझे एग्जाम पास करना। तो उसी तरीके से जो सबसे हमारा फाइनल एग्जाम होने वाला है, जिसके बदले हमें जन्नत, जहन्नम, स्वर्ग या नरक मिलेगा, उसके बारे में भी हमें अभी से सोचना होगा। और इन तमाम धर्मों के बारे में भी सोचना होगा कि कौन सा सही सिलेबस है, कौन सा सही धर्म है, किसको मैं अपनाऊं, किसका सिस्टम, किसका लाइफ जीवन जीने का तरीका ज्यादा सही है, तो मैं उस कोर्स को अपनाऊं, उस सिलेबस को अपनाऊं, ताकि मैं जो ईश्वर मुझसे इम्तिहान लेने वाला मैं उसमें पास हो जाऊं आखिरत में। और इस दुनिया का बनाने वाला एक खुदा है, चाहे उसको जिस नाम से कोई पुकारे, गॉड के नाम से पुकारे, ईश्वर के नाम से पुकारे, अल्लाह के नाम से पुकारे। और वो जैसे टीचर्स आपको हर पीरियड में आते रहते हैं आपको बताने के लिए, उसी तरह से उस ईश्वर ने हमारे लिए टीचर्स का भी इंतजाम किया। उन टीचर्स को हम नबी कहते हैं, रसूल कहते हैं। वो समय समय पे आते रहे, वक्त वक्त पे आते रहे और बताते रहे कि जो ईश्वर के सामने तुम्हें एग्जाम देना है उसको किस तरह से देना होगा, किस तरह से तुम्हें रहना होगा। जिस तरह से आपके ये टीचर्स बताते हैं, जो